नमस्कार दोस्तों, मैं BS ऋषि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। हम लोगों ने हमारी पहली कविता भारत महिमा में कवि के द्वारा अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, आदर है, उसे देखा था। आज हम अपने दूसरे पाठ को शुरू करने के लिए जाने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सी गुदगुदी, हंसी और ठहाके लगाने का मौका जरूर मिलेगा। हमारा जो पाठ है उस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलमखुड़ा, जिसे लिखा है राजेंद्र लाल हांडा जी ने। राजेंद्र लाल हांडा जी के बारे में अगर कहे तो वे हिंदी साहित्य के बड़े जाने माने लेखक माने जाते हैं। उनकी कथा कहानियां कई सारी पत्रिकाएं और कई सारी समाचार पत्रों में छापी गई थी। उन्होंने कई सारे सामाजिक विषयों पर अपना लेखन किया है। प्रस्तुत पाठ जो है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हम लोगों को यह बताया कि जब इंसान को कोई गलत फहमी हो जाती है, गलत फहमी की वजह से कई सारी अलग अलग स्थितियां निर्माण होती है। उस स्थिति में इंसान की क्या हालत होती है, उसकी क्या क्या मजबूरियां होती है, इन सारी बातों की जानकारी बड़े ही रोचक और बड़े ही हास्य तरीके से लेखक ने हमारे सामने इस पाठ में दी गई है। तो आइए चलिए हम भी देखते हैं पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो पहले के जमाने में बिल्लियों का घर में आना अशुभ माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया, लोगों की सोचने की क्षमता बदलती गई, लोगों ने अपने विचारों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, तो आज के जमाने में वही विचार को सही माना जाता है जिसके जरिए हमारा रुका हुआ काम फिर से चल दे। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। तो पिछले दिनों की बातें लेखक कहते कि उनके घरों में चूहों का उत्पात हो गया था। चूहे इतने प्रमाण में हो गए थे कि चूहों की वजह से लेखक और उसका परिवार पूरी तरह से परेशान था। कई उपाय किए, लेकिन वो चूहों के सामने उनकी एक न चली। आखिरकार अनाज और आटे के लिए उन्होंने लोहे के ढोल बनाए और उनके अंदर अनाज और आटा भी रखने लगे थे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारागार रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। कुछ दिनों तक अनाज और आटे का नुकसान वो कर नहीं पा रहे थे चूहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे आग चुराकर उन लोहे के ढोल में भी घुस जाते थे और उन्हें भी नुकसान या वहां पर भी बहुत सी उत्पादन करने का काम वे किया करते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। आखिर यह फैसला किया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव का सभी ने स्वागत किया, किसी को आपत्ति नहीं थी। तो लेखक ने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्तों से किया। दोस्तों ने उसे सलाह दी कि क्यों न तो अपने घर में एक बिल्ली पाल लेते हो। जब लेखक ने अपने परिवार के सामने इस प्रस्ताव को रखा तो सभी ने इस प्रस्ताव को पारित किया, किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। तो लेखक ने निश्चित किया था और निश्चित के अनुसार वे अपने घर में एक बिल्ली ले आई। बिल्ली आते ही मानो बच्चों के लिए वो खिलौना हो गई। कभी बच्चे उससे दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते। बिल्ली भी बड़ी वफादार निकली। बिल्ली ने भी बड़ी अच्छी तरीके से उन चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली की जुटन से खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा नहीं पड़ता। घर के बिल्ली ने देखते देखते चूहों का सफाया कर दिया था। चूहों की परेशानी से मुक्त होने के बाद पूरा परिवार आनंदित था, खुशी में था। अब बिल्ली के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर वालों की थाली में जो जूठन बच जाती थी, उस जूठन को खाकर बिल्ली अपना गुजारा कर लेती थी। इसलिए लेखक के परिवार वालों को उसके लिए ज्यादा और पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अब इस बात को 2 महीने हो गए। अब धीरे धीरे लेखक और लेखक का परिवार उन चूहों की परेशानी को तो भूल गए, लेकिन अब जो बिल्ली उनके घर में आई थी वो बिल्ली उन्हें परेशान करने का काम कर रही है, तंग करने का काम कर रही है। वे कहते हैं कि यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग करने में भी कम नहीं।
उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो जो बिल्ली थी, बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और उस घर के परिवार के लोगों को परेशान करने में भी बिल्कुल कमतरता नहीं रखती थी। उस बिल्ली के इस बदले व्यवहार से पूरा परिवार बड़ा परेशान था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाती। तो बिल्ली एक बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार जानवर है, बहुत ही चालाक है। कहते हैं कि बिल्ली शेर के काबू में नहीं आई तो ये परिवार वाले उसे कितना भी काबू करने में चाहे तो वो किस तरीके से उसे काबू कर सकते हैं। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जिम्मे आता वो खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ गई थी। अब बिल्ली बड़ी समझदार थी। उसने भी लेखक और लेखक के परिवार के प्रति उसका जो व्यवहार था उस व्यवहार में बदलाव ला दिया। अब वो लेखक के परिवार के लोगों के आगे पीछे न घूमते हुए जो रसोई घर के एक कोने में दुबक कर बैठ जाती और जब भी मौका लगता जो रसोई घर में रखी हुई जो चीजें उन चीजों को बड़े मजे से खाती और अपना पेट भर लेती। इस तरीके से चोरी करते हुए उस बिल्ली को परिवार वाले लोगों ने कई बार पकड़ा हुआ था। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। तो एक दिन सुबह ऐसे ही लेखक अपने रसोई घर में गए थे पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए, ऐसे कुछ काम से गए हुए। तभी उन्होंने देखा कि जो बिल्ली है, बिल्ली कल रात जो कड़े हुए दूध का जो दही जमाया गया था उस दही को बड़े चाव से बड़े मजे से खा रही थी। जिस दही को खाने के लिए पूरा परिवार आतुर था या पूरा परिवार जो था वो उत्सुक था, उस दही को पहले ही बिल्ली ने चख लिया था। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर रोटी डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया, बिल्ली का इंतजार करने लगा। तो लेखक के परिवार की देखभाल करने के लिए एक नौकर है। लेखक कहते कि वो नौकर बड़ा होशियार है। एक रात उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया और घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब वो घर जाने लगा उससे पहले उसने एक बोरी निकाली, खाली बोरी निकाली और उस बोरी के अंदर उसने रोटी का टुकड़ा रख दिया और एक कोने में जाकर खड़ा होकर वो बिल्ली के आने का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटी ऊपर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब कुछ समय के बाद जो बिल्ली वहां पर आई, जैसे उसे उस रोटी की खुशबू आई तो उसने तुरंत उस रोटी के ऊपर झपट्टा मारा। जैसे वो झपट्टा मारने के लिए अब रोटी निकालने के लिए बोरी के अंदर गई, जो बाजू में या कोने में खड़ा जो नौकर था वो आया और उसने तुरंत बोरी का जो मुंह था वो बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बंद कर दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर वापस ना आ सके। अब उस वक्त रात के 10 बजे थे, इसीलिए लेखक ने अपने नौकर अमरू से कहा कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए इसे तुम कल सुबह ही कहीं दूर छोड़कर आना। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए और याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटेरिया की तरफ छोड़कर आना है। तो इस तरह सुबह अमरू आया, लेकिन उसे सबको चाय और नाश्ता कराते कराते वक्त हो चुका था। तब लेखक ने उसे याद दिलाया कि भाई तुझे इस शहर के जो भूली भटेरिया जो जगह है, जो एक तरीके से भूल भुलैया वाली जगह है, वहां पर जाकर तुझे बिल्ली को छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई है। मैं हजावत और स्नान में आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अमरू ने उस बोरी जिसमें बिल्ली बंद थी उसे उठाया, उसे अपने कंधे पर लटका था और चला दिया। अब लेखक को भी अपने दफ्तर जाना था, इसलिए दफ्तर जाने के लिए वो तैयारी में लग गए। स्नान वगैरह करने के लिए वे चले गए। गुसलखाने में जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद फिर शोर हुआ। जब लेखक गुसलखाने में नहाने के लिए गए तो अचानक उन्हें कुछ शोर दिखाई दिया, लेकिन नहाने में लेखक इतने व्यस्त थे और वही कुछ गाना गुनगुना रहे थे, इसलिए उन्होंने उस शोर की तरफ ज्यादा आवाज नहीं दी। 2 मिनट के बाद फिर से शोर सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। 2 मिनट के बाद लेखक ने सुना कि कोई उनके दरवाजे के सामने चिल्लाकर कह रहा कि भाई आपके नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं के पास आ जाइए। मैं हैरान हुआ कि अब क्या बात है।
समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसे अमरू को डर पकड़ा हो। तो लेखक कई सारे अंदाजे लगाने लगे। उन्हें लगा कि अमरू किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और साइकिल वाले ने उसे पकड़ कर रखा होगा ताकि उससे वो हर्जाना ले सके या पैसे ले सके। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग जैसे में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि उन्हें किधर जाना है। तो लेकर कहते हैं कि रही बात लोगों की इकट्ठा होने की, तो भीड़-भाड़ वाले इलाके में लोगों का किसी बात को लेकर एकत्रित आना या जमाव एक साथ आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करें, जहां खैर इधर जा ही रहा था, रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो लेखक उधर ही या उसी साइड में जा रहे थे। और जब वे जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने देखा कि उनके सामने से जो अमरू है, अमरू उसी बोरी को अपने कंधे पर लटकाए मुस्कुराता हुआ उधर से आ रहा है। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। जब लेखक ने अमरू को देखा और वो हंस रहा है, खिलखिला रहा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं था, तो उसे देखने के बाद लेखक गुस्से से उसे फटकारने लगे और कहने लगे कि अमरू ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात तूने कर डाली कि जिस बात की वजह से जो मोहल्ले वाले या जो लोग है वे तुझे मारने पर उतारू हो गए थे या वे तुझे पुलिस के हवाले करने पर उतारू हो गए थे। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब लेखक अमरू कुछ बोलता या उस अमरू की बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अमरू के पीछे जो दो आदमी आ रहे थे उन दो आदमियों ने लेखक को अमरू के साथ घटी जो घटना है उस घटना की सारी बात बता दी। जो जो अमरू के साथ हुआ था वो सारी बात पूरी तरीके से या लेखक को समझा दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे, अब लेखक के साथ क्या बात हुई थी या अमरू के साथ क्या बात हुई थी इसके बारे में जानकारी हम अपने अगले पीरियड में